हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों किसी कारणवश मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो 3-4 दिन से मॉक नहीं आ रहा था। काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं बार बार के भैया नेक्स्ट मॉक जल्दी लाइए थोड़ा। तो मैं आप लोगों के सामने एक और धमाकेदार मॉक लेके हाजिर हूँ कि जो कि होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का CBT 1 का मॉक नंबर 4, जो कि टेक्स्ट बुक का होगा। इसका सारा क्रेडिट टेक्स्ट बुक को जाता है। तो दोस्तों मॉक शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर जिसने पहले के 3 मॉक नहीं देखे वो लोग पहले के 3 मॉक भी देख सकते हो। ठीक है, आप सारे मॉक जो भी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो वो मॉक चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो वहां से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, मुझसे बात करनी है इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो उसको क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मॉक नंबर 4 शुरू करते हैं, आपका ज्यादा टाइम में खराब करूंगा नहीं। हाँ, आप लोगों के सिटी इंटीमेशन भी जारी कर दिए गए 16 तारीख वालों के, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग। हिंदी में अपन लैंग्वेज लेंगे और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कोरापुट जिले में पंच पटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार किस खनिज का भंडार है? बताओ किसका है, ये बताइए। बॉक्साइड का है। ये क्या है ना, कोरापुट जिले में जो पंच पटमाली भंडार है ना वो बॉक्साइड का है। बॉक्साइड में क्या होता है, एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाला प्राथमिक अयस्क है ये। ठीक है, तो बॉक्साइड अपना आंसर हो जाएगा। और जो ये भंडार है ना, ये क्या है ना, ये वाला पंच पटमाली भंडार ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट है। एशिया लार्जेस्ट लार्जेस्ट माइन। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बढ़िया भंडार। तो अपना पहले का आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते। हाँ, अब ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई किया करो। देखो इसके बीच 3 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 9 का अंतर है, फिर कितने का 12 का है, तो अब कितने का होगा? 15 का अंतर होना चाहिए। तो 69 + 15 यानी कि 84। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी भी अपराधी की सजा को माफ करने लघुकरण करने या पर विलंबन करने की शक्ति है? बताइए किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, सब लोगों को पता है। मैं आप लोगों को इसका चलो किस आर्टिकल 72 के 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकता है। इसमें 5 प्रकार की सजाएं आती है जिनको राष्ट्रपति माफ कर सकता है। एक तो क्षमा कर सकता है किसी भी सजा को, एक उसको छोटा कर सकता है, इनकी लघुकरण कर सकता है, इनकी अगर 10 साल की है तो 5 साल या छोटी कर सकता है किसी भी चीज को। एक परिहार आता है जिसमें ये भी वही चीज है कि उसकी अवधि को जैसे 10 साल है तो 5 साल कर सकता है। और एक विराम आता है, जैसे मान के चलिए कि कोई लेडीज गर्भ अवस्था में है तो उस पर वो विराम लगा सकता है, उसको वो बदल सकता है उसकी सजा को। ठीक है, और एक परविलंबन आता है जिसमें अस्थायी समय के लिए किसी भी सजा को रोका जा सकता है। तो ये 5 तरह की राष्ट्रपति के पास 5 तरह की समाधान की शक्तियां होती है। 5 समाधान की शक्ति है। काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति के पास कितनी तरह की शक्तियां होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। ये दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा 1 + टेन थीटा प्लस कोट थीटा कोष्टक कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक क्यूब माइनस कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए, अभी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सोचिए। 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच लेना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, पहली बात तो इसको मैं चेंज करके देखता हूं। इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, इसको 1 प्लस, चलो इसको सोल्व कर दो। साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा,
यही होता है कोट को अपन ये लिखते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 1। चलो इसको अभी के लिए ऐसे कैसे छोड़ दो, हो सकता है कुछ काम आ जाए कोशेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने को नीचे भी कोशेक क्यूब है ना। ठीक है, इसको अपन 1/sin³ थीटा माइनस 1 अरे उल्टा हो गया ना, cos³ थीटा अपॉन 1/sin³ थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राई कीजिए। आप इसको सोल्व करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, मैं क्या करता हूं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा और 1 की इसका एलसीएम क्या लेता हूं, साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहां क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और इसको मैं यही कर सकता हूं ना, इसको 1/sin³ थीटा लिख देता हूं, चलो अपॉन ये क्या हो जाएगा sin³ थीटा माइनस cos³ थीटा और अपॉन sin³ थीटा और cos³ थीटा, ये एलसीएम ले लिया। अब देखिए अब आगे क्या कर सकता हूं मैं, एक चीज देखिए आपने, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने एक चीज नोटिस की कि a³ माइनस b³ का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, a माइनस b और a² प्लस b² प्लस ab, ये फॉर्मूला होता है। क्या ये चीज सेम नहीं है, क्या ये साइन ये जो चीज ऊपर दे रखी है अपने को, क्या ये चीज सेम नहीं है, इसी का क्यूब है, यही तो चीज है। देखो a-b, तो ये क्या है ना, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो अब नीचे अपने पास ऊपर क्या बच गया बताइए। और देखो आप लोग अभी चलो मैं लिख देता हूं 1/sin² थीटा और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन, अगर मैं इसको 1 इसकी जगह उल्टा कर दूं तो क्या ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाली चीज sin³ थीटा और cos³ थीटा अपॉन ये हो जाएगा। तो sin³ से sin³ खत्म हो जाएगा, कोस से कोस स्क्वायर बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर कोस से, भाई यहाँ क्या बचा अपने पास cos³ थीटा अपॉन कोस थीटा ही बचा अपने पास। तो ये एक से ये चला जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या अपना आंसर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो अपना आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक फॉर्मूला भी बताया कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं था इसमें, आप लोगों को सिर्फ सोल्व करना था, आप लोगों को इक्वेशन सोल्व करते जाना है और आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को, अगर आप लोगों को बताया तो इसका आंसर होगा 141। 141 कहता है कि किसी भी ये जो सर्वोच्च न्यायालय ना उसके द्वारा घोषित कानून किसी भी क्षेत्र पर या किसी भी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा, तो ये 141 में है। 140 क्या कहता है, चलो मैं बाकी ऑप्शन भी बता देता हूं। ये कहता है कि इसके भीतर जो शक्ति आती है ना, वह संसद द्वारा प्रदत्त करने का प्रावधान है। ठीक है, और जो इसमें क्या करता है कि कोई भी जो लेट हो गया ना कोई भी मामला, उसमें पूर्ण न्याय याद रख लीजिएगा, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा। 141 कहता है कि न्यायाधीशों की संख्या और न्यायाधीशों की संख्या न्यायाधीशों की संख्या के बारे में दिया गया है 145 में। ठीक है, तो ये आपके तीनों बाकी मैंने सारे ऑप्शन भी बता दिए हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 141। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सी 1 3 5 7 9, तो अब ये 9 तो 11 आएगा, 11 पे क्या आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, क्या आता है। ठीक है, ये कितना आता है पी 16 17 18 19 20, तो 21 पे कौन आएगा, 21 पे यू आएगा, अपना आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निम्न में से कौन सा वो नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर डिवाइस को कनेक्ट करने और गंतव्य उपकरणों पर डेटा अग्रेषित करने के लिए किया जाता है, बताइए। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं अपन स्विच। क्या बोलते हैं? स्विच। स्विच क्या करता है? ये ओएसआई मॉडल पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? ओएसआई मॉडल पर ये कार्य करता है। ये लेयर 2 पे कार्य करता है, लेयर 2। ठीक है, अगर थोड़ा सा डीपली जाओगे तो लेयर 2 भी याद रख लेना। बाकी वो डिवाइस कौन सा है? स्विच होगा। बाकी डिवाइसों के बारे में अगर कभी पूछेगा तो मैं बता दूंगा, अभी मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज नहीं है, इतना इतना मतलब बाकी ऑप्शन के बारे में मैं डिटेल में नॉलेज नहीं रखता अभी। अगली बार अगर आएगा तो मैं इसको ट्राई करूंगा। ठीक है, डेटा की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले तो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हो। सबसे पहले तो यही काम है आपका, असेंडिंग ऑर्डर में कितनी संख्याएं वो, उसके बाद वो संख्याएं गिनते हो। अगर इवन है, देखो 3, 6, 9 और 12, अगर इवन है तो 2 का भाग दो, तो छठवीं प्लस 1 करो, सातवीं। सातवीं का अपने को एवरेज लेना होता है। ठीक है, अगर ओड हो तो भाग करके जो संख्या बच जाएगी, मान लो 13 हो तो 2 का भाग करके 6, और 6 छठी नहीं, सातवीं संख्या आपकी माध्यिका हो जाएगी। अभी ये जो डेटा दिया गया इसके लिए कौन सी छठवीं और सातवीं का एलसीएम, पहले सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा लीजिए। सबसे छोटी कौन सी? असेंडिंग और यानी कि आरोही क्रम में जमाने के लिए आपको सबसे छोटी लेनी पड़ती है। 16 के बाद कौन सी आएगी? 19। फिर कौन सी आएगी? 27, 3, 28, 4, फिर 31, 5, अब छठवीं सातवीं 32, 32 और सातवीं से मतलब है 32 और कौन सी है? 34। देखिए 2, यानी कि 32 और 34 का मुझे क्या चाहिए? एवरेज। बस अब मैं आगे की चीजें, मुझे आगे से कोई मतलब ही नहीं है, मेरा काम यहीं पे हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? यहीं से आंसर निकाल लूंगा, मैं आगे की संख्या नहीं निकालूंगा। तो कितना हो जाएगा? 66/2, तो कितना हो जाएगा? 33। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 33। देखिए ये अपने को दे रखा है, कोडिंग दे रखी है, तो डी का एच से किस प्रकार संबंध है? ए भाग डी का मतलब क्या है? ए सो पी भाग डी का मतलब पी माता है। देखो इसका मतलब यही हुआ, पी माता है किसकी? डी की। और डॉलर का मतलब क्या हुआ भाई? डॉलर का मतलब डी भाई है किसका? बी का। देखिए उसके बाद प्लस का मतलब क्या है? पत्नी है, बी पत्नी है किसकी भाई? एच की। और इनटू का मतलब क्या हुआ? एच पिता है किसका? टी का। मेरे वैसे भी तो मेरे को डी का एच से संबंध ज्ञात करना है ना, तो इसकी पत्नी का भाई हो गया, पत्नी का भाई। तो मैं आगे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे डी और एच मिल गया, बात खत्म। दोनों के जेंडर भी डिफाइन है मेरे पास, तो मेरा आंसर मुझे मिल गया। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है, भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है, बताइए। मैं आप लोगों को बता दूं, जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये जोड़ता है किसको? पूर्व में तो किसको जोड़ता है? सिलचर को, और पश्चिम में पोरबंदर को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज दे देता हूँ। चलो, जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ। ये क्या है ना, 5846 किलोमीटर का एक हिस्सा है। ठीक है, एक रोड है। ये किन किन शहरों से गुजरता है? ये पहली बात तो ये आता है कि इसके एनएचए के अंदर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, और ये किन किन शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, जो महानगर है मतलब चेन्नई एंड कोलकाता। तो आपको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में पता लग गया, और आपको ये पूर्व से पश्चिम गलियारा भी पता लग गया। ठीक है, दो बिंदु दो बिंदु P और Q से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। मैं मानता हूं कि एक मीनार ये है, और ये 2 बिंदु मान लिया मैंने, मान लिया एक P मान लिया और एक Q मान लिया। इनके शीर्ष का उन्नयन कोण, एक के उन्नयन कोण यहां मिल गया और एक का उन्नयन कोण यहां मिल गया। इसने दूरी भी दे रखी, देखो पहले इनके बीच m² दे दिया इसने,
इसको मान लो मैं ओ मान लिया अभी के लिए, इसके बीच एम स्क्वायर दे दिया और इसके बीच कितना दे दिया मैंने, एन स्क्वायर। यही दे रखा है यहां तक, यही चीजें चल रही है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक कलर ही है ना, जो आधार से और इसके साथ समान सीधी रेखा में एक दूसरे के पूरक है। ये क्या बोल रहा है, पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब दो कोण होंगे अल्फा प्लस बीटा, तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। मान लो कि मैंने ये थीटा मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। भाई इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। पूरक का मतलब यही होता है। समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, इस बात का ध्यान रखें। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, अब समझिए। यानी कि ये अपने को ये चीज एक्स पूछा अपने को। देखो मैं क्या बोलता हूं, क्या आप लोगों ने लाल बटे कक्का तो पढ़ाई होगा, लाल बटे कक्का। इसमें टेन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर मैं इस त्रिभुज में जाऊंगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, लंब एक्स हो जाएगा और आधार एम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो थीटा से लग के जो कोण होता है वही आपका आधार होता है। अगर मैं इसी के बराबर में एक और चीज करूंगा इसको, क्योंकि एक चीज बताओ कि मैं इसका कोट थीटा लूंगा, कोट 90 माइनस थीटा, कोट मान के सुनो, देखो अगर मैं इसको कोट 90 माइनस थीटा लूंगा तो क्या कोट 90 माइनस थीटा टेन में नहीं बदल जाएगा। भाई कोट 90 माइनस थीटा, भाई मैंने छोटे वाले त्रिभुज में तो ये चीज ले ली, अब बड़े वाले त्रिभुज में मैं ये ले लेता हूँ कोट 90 माइनस थीटा। तो इसमें कोट का क्या हो जाएगा, आधार, आधार कौन सा हो जाएगा, एन स्क्वायर और अपॉन एक्स। भाई आधार, आधार बटे लंब होगा ना, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया पूरा। तो इसमें कोट टेन में बदल जाए तो टेन थीटा बराबर एन स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। तो अब समझिए, ये भी टेन थीटा बराबर है, ये भी टेन थीटा बराबर है, दोनों को बराबर कर दो, एक्स बटे एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर बटे एक्स बराबर, तो इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एम एन हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, एम एन, तो ये रहा आपका डी आंसर। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, मस्त, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बेहतरीन तरीके से एक छोटी छोटी चीज आप लोगों को खोल खोल के बता रहा हूं मैं। बोध संघ के लिए बनाए गए नियम क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में आया था। ये कहलाता है विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखे गए, ये विनय पिटक में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विनय पिटक। चलो एक ये पुस्तक किसके बारे में, अभिधम, अभिधम पिटक, दार्शनिक और मनोविज्ञान के बारे में। ये पुस्तक है दार्शनिक वो मनोविज्ञान के बारे में। सुत पिटक किसके बारे में, ये प्रवचन रूप में बुद्ध की शिक्षा है। किसकी है, बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में इसमें उल्लेख, बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है इसमें। मिलिंद पन्हो, क्या मिलिंद पन्हो में आप लोगों को बता दूं, मिलिंद पन्हो तो मैं बहुत से बार आप लोगों को बता चुका हूं कि इसमें संवाद दिया गया है, किसका, नागसेन और राजा मिलिंद का संवाद दिया गया है, संवाद, सॉरी संवाद का, है ना। यानी कि जो जो नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो बातें हुई थी उनका समय, उसका मिलिंद पन्हो में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपयुक्त अनुक्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर विपरीत क्रम में, अच्छा अच्छा ये कह रहा है कि ऐसे जा रहा है ना, तो ये विपरीत क्रम में लिख दो, है ना। तो कौन सा अक्षर दाएं सिरे से 11वें अक्षर के दाएं चौथा, समझो, दाएं सिरे से 11वें अक्षर के दाएं चौथा कौन सा होगा, एक दो तीन चौथा, यानी कि चार घटा दोगे वापस, यानी कि दाएं से ऑब्वियसली सातवां अक्षर हो जाएगा, सातवां अक्षर। भाई ये 11वां है तो ये वापस 10वां या 9वां या 8वां या 7वां, ये कुल मिला के दाएं से सातवां पूछ रहा है, इसके कहने का मतलब ये दाएं से सातवां। तो दाएं से सातवां कौन सा हो जाएगा भाई, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, अच्छा ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, एक गलती हो गई। इसने ये बोला ना विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो ये तो दाएं से होगा ना, अब इसको विपरीत क्रम में लिखना है, तो फिर दाएं से यानी कि ये इधर आ जाएगा, इधर से आएगा, तो एक दो तीन चार पाँच छः सातवां, सातवां ई हो जाएगा, ई।
इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे से भी गलती हो गई थी, हो सकता है आप लोगों से भी एग्जाम में गलती हो जाए। तो ये आप लोगों को छोटी छोटी बातें जो आप लोग बोलते हो ना सिली मिस्टेक कैसी होती है, तो सिली मिस्टेक ऐसी होती है। फिर आप लोग सोचते हो अरे यार मैंने किया तो था, सही तो था, लेकिन मैं गलती कैसे कर गया, ऐसी इसी इन्हीं को सिली मिस्टेक बोला जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR की पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस के संस्थापक कौन है, संपादक कौन है? तो सॉरी, इसके संपादक है राघवेंद्र तंवर। कौन है? राघवेंद्र तंवर। याद रख लेना, ये एक फैक्ट बेस्ड सवाल है, इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट, 45 केजी प्रति केजी मूल्य वाली चीनी को 52 केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 रुपए प्रति केजी बेचने पर 15% का लाभ हो? ये सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपको NTPC CBT 2 में देखने को मिला था। देखो इसने इस पे बेचा, ये क्या है, एलिगेशन का सवाल है, एलिगेशन का, ठीक है। ये क्या है ना, इसने क्या किया, 15% लाभ पर बेचा वो, और 55.20 रुपए में बेचा। 15% को मैं 3/20 लिख सकता हूँ। तो यानी कि ये 23 में बेचा है 55 पॉइंट, और जो बिकना चाहिए था, अगर मैं 20 में बेच देता, 23 और 20 में बेच देता, तो मैं एलिगेशन लगा सकता था। 23 दू 46 9 यानी कि 4 ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यानी कि किस अनुपात में मिला जाएगा, 45 और 52 और 48। देखो आपको एलिगेशन लगाने का एक सिस्टम ध्यान रखना, जो बीच में संख्या है ना, एक उस संख्या उससे छोटी होगी, एक संख्या उससे बड़ी होगी। अगर आपके दोनों संख्या छोटी या बड़ी आ गई तो समझ लेना आपने एलिगेशन गलत लगाया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3, तो 4:3 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल, 21 का संबंध 221 से, 72 का संबंध 781 से है, और 27 का संबंध किससे होगा, समझिए। मैं सबसे पहले क्या ट्राई करूंगा, मैं 21 से 220 के करीब जाने का प्रयास करूंगा। तो कैसे करूंगा, ये क्या 210 के आसपास नहीं है, तो मैं 21 इंटू 10 नहीं कर सकता, तो कितना हो जाएगा, 210। अगर मैं इसी तरीके से इस पे जाऊं, समझना, अभी तो इस पे +10 करना है मुझे, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं इस पे जाऊं तो क्या 20 इंटू 10 नहीं हो जाएगा, 720। अभी मुझे इसमें 71 करना है, 71 जोड़ना है, सॉरी 61 जोड़ना है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। एक बार बताइए, मैंने एक चीज नोटिस की, मुझे कैसे भी करके इसके करीब जाना था। मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, मैं करीब तो चला गया, लेकिन मुझे 10 और जोड़ना पड़ा। इसमें 10 जोड़ना पड़ा, 61 में जोड़ना पड़ा, यानी कि संख्याएं अलग अलग जुड़ रही है। आप लोगों को ये बात दिख गई। सर ये कैसे जुड़ रही है, मैंने किया 21 माइनस 11 करूंगा तो ये 10 बनेगा क्या, इसी तरीके से 72 माइनस 11 करूंगा तो 61 बनेगा। तो यही चीज की गई है, यानी कि अगली जो 27 होगी ना, 27 इंटू 10 प्लस 27 माइनस 11 ये जुड़ेगा, तो ये क्या जाएगा, 270 प्लस 16 यानी कि 286। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 286। आपका बी आंसर हो जाएगा। बड़े अच्छे सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइए। आप लोगों को सबको पता है कि ये कराची का एक अधिवेशन था, जिसमें आपके जो कह सकते हैं कि, क्या बोल सकते हैं यार उसे, जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, उन्होंने एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की संकल्पना की थी, ठीक है। ये कह सकते हैं, चलो इसका आंसर सी, पूर्ण स्वराज की मांग का लक्ष्य कहाँ रखा गया था भाई, ये तो 1929 में रखा गया था ना, तो ये तो 1929 वाले कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया था, तो इसको ये तो गलत ही हो गया। नेतृत्व राष्ट्रीय योजना का ये गठन ये भी नहीं किया गया था, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो थोड़ा सा आप लोगों को 1931 में जो मार्च 1931 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो की थी वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जो ये जो 1929 में जो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये की थी आपके मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, जहां पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और ये जो राष्ट्रीय योजना के बारे में मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ये क्या है ना, सुभाष चंद्र बोस ने जो 1938 का जो वो हुआ था ना अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने
जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था ना, अधिवेशन, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने ये समिति बनाई थी। कौन सी समिति? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति। तो आप लोगों को पूरे ऑप्शन भी मिल गए और काफी अच्छी नॉलेज भी मिल गई, और आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों का रिवाइज भी हो गया। किस दर पर प्रतिवर्ष 8,000 रुपए की कुल राशि 1.5 साल में इतनी हो जाती है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। समझो, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और इसने प्रतिवर्ष पूछा, ये गलती मत कर देना, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है और प्रतिवर्ष दर किससे पूछी है? प्रतिवर्ष पूछी जा रही है। पहली बात तो ये देखो, ये अगर वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो एक चीज देखना, आप लोगों को पता है ना कि आप लोग क्या कर सकते हो, इसका क्यूब ले सकते हो, 9261 का और 8,000 का क्यूब ले सकते हो, क्योंकि आपको 3-3 6 महीने का 6 महीने का क्यूब, क्या यार, मतलब मैं क्या कह सकता हूं, एक मिनट, ये क्या आता है कि ये जो आएगा ना, ये मूलधन और मिश्रधन का क्यूब आएगा। इनकी जो 9261 है ना, 9261 अपॉन 8,000। अब समझिए, तो ये क्या हो जाएगा, इनका घनमूल आ जाएगा 9261 और 8,000 का घनमूल। भाई 9261 किसका घनमूल होता है बताइए? 21 का, तो 21/20 हो जाएगा। इनकी मूलधन अगर मेरा 20 था तो 21 मेरा मिश्रधन हो गया। इनकी ब्याज कितना मिला मुझे? 6 महीने में। भाई 1.5 साल में 6 महीने का ब्याज मिलेगा, तो मुझे एक ब्याज मिला 20 पर, तो कितना प्रतिशत हो गया? 20.5%। लेकिन गलती क्या कर देते हैं बहुत से लोग इसमें, कि 5% देखा और आंसर लगा दिया। गलती मत करना, ये आंसर 5% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया, लेकिन इसने पूछा क्या है? प्रतिवर्ष। यही गलती इस बार सीजीएल मेंस में, लगभग 80% लोगों ने की थी, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में प्रतिवर्ष दे दिया और बाद में अर्धवार्षिक दे दिया। तो ये गलती कर गए बहुत सारे लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मिनट, 18 क्वेश्चन हुए, 27 मिनट हो गए, थोड़ा सा स्पीड भी बनाना पड़ेगा। 1 और 14, ये 22 और 13, बताइए कैसे? ये -5 नहीं है, ये -1 नहीं है भाई। 27 में से -5 गया तो 22 बचा, तो इसमें से भी ऐसे कर देता हूँ 16, 10, -5 करूंगा तो कितना? 11 बच जाएगा, और -1 करूंगा 9 बच जाएगा। तो 11 पे कौन आता है? के और आई। के आई आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आत्मनिर्भरता और समुद्री वर्चस्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस पहल पर प्रकाश डाला है? बताइए यार। मैं, ये क्वेश्चन पहले भी अपने आ चुका है, ये आंसर नहीं होगा। ये जो था, ये जहाज निर्माण अवसंरचना सुधार था। कौन सा? जहाज निर्माण से। आप लोग एक चीज नोटिस भी कर सकते हो, देखो ज्यादा, देखो समुद्री है तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकता, सौर योजना वाला, और ये भी ज्यादातर कोशिश होगी, ये भी नहीं होगा। समुद्री योजना के लिए डिजिटल, और इन दोनों में से होगा। अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग दोनों में से मतलब 50-50 गेम भी खेल सकते हो कि सही है या गलत है। ब्याज की धनराशि को आंद्रे, बितिस्ता और शीना के बीच इसी अनुपात में बांटा जाता है, और इनके बीच, बितिस्ता और शीना की हिस्सेदारी के बीच इतने का अंतर है, तो ब्याज की कुल धनराशि बताइए। अगर मैं एक चीज बताइए, अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 3, 8, 3, 5 और 8 का एलसीएम ले लूं, कितना एलसीएम होगा भाई? 15 और 8, 120 एलसीएम ले लिया मान के चलिए। अगर मैं सबको 1/3 120 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2/5 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी 3/8 120 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसका हो गया? ये आंद्रे का हो गया, ये बितिस्ता का हो गया, और शीना को मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 40 बार जाएगा, और ये 5 से ये कितनी बार जाएगा? 24, तो ये 48 हो गया, और ये 8 से 15, और ये 45 हो गया।
तो आपका ये हो गया, यानी कि इस रेशो में इन तीनों ने बांटा। ये क्या बोल रहा है, वितिस्ता और सीना, इनके बीच कितने का अंतर है, 3 का। तो ये 1572 किसका अंतर मान है, 3 का। भाई ये बोल रहा है, ये रेशो में तो बोल रहा है 3 का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में पैसों में ये अंतर है। और इसने टोटल पूछा है, जोड़ दीजिए आप लोग 40, इसको आप जोड़ोगे तो 93 हो जाएगा, और इसको 40 यानी कि 133। काट के चलिए, इसको 5 बार जाएगा, और ये कितने बार, 2 बार और 4 बार। अब एक चीज नोटिस करना, पहली बात, 3 चौक 12 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 12 आएगा, यूनिट डिजिट 12, यानी कि पीछे 2 आएगा, पीछे 2 आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब आप लोग कैलकुलेट करने मत बैठ जाना इसको प्लीज, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन करने जाओगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आपने लास्ट की डिजिट देखी और 2 एक ही आंसर में थी, बस आपने ऑप्शन लगाया, बात खत्म। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से चिन्हों का कौन सा प्रतिस्थापन दिए गए समीकरण को सही बना देगा, बताइए। मैं एक चीज बोलता हूं, क्या 2 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा सर, क्योंकि 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा। ऑब्वियसली मुझे कोई ना मुझे भाग की जगह ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी जो, या फिर ऐसी जगह भाग को ले जाना पड़ेगा जो भाग जाए, यानी कि मुझे क्या डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड को मुझे 100% ही चेंज करना पड़ेगा। डिवाइड को मैं पहले, अब डिवाइड को कहाँ चेंज कर रहा है, यानी कि ये दो ऑप्शन हट गए, ये दोनों ऑप्शन बच गए। अब एक ऑप्शन में चेंज कर लूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा। अगर पहले से आ जाता है तो अच्छी बात है, डी आंसर हो जाएगा, नहीं आता है तो डी आंसर हो जाएगा, और आ जाता है तो ए आंसर हो ही जाएगा आपका। तो 100 प्लस की जगह भाग ले ला, 100 इंटू 50 माइनस 2 प्लस 3, सोल्व कर दीजिए। 100 में से गया एक बार, तो 1 इंटू 50 माइनस, ये कितना बच जाएगा, +1 बच जाएगा, माइनस, ठीक। तो 50 प्लस 1 51 हो गया, तो इसी से मुझे आंसर मिल गया, बात खत्म। निम्नलिखित, सॉरी, भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है। ये तो सब लोगों को पता है कि कोच्चि बंदरगाह होता है, ठीक है, बात खत्म, इसकी तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब रेणु पैदा हुई तब उसकी माता की आयु 30 वर्ष थी। अब से 5 वर्ष पहले यदि माता की आयु उसकी 4 गुनी आयु थी, तो रेणु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब समझिए, सबसे बड़ी चीज, आप लोग बड़ी बेहतरीन तरीके से इसको क्या कर सकते हो, रेणु को x मान सकते हो। मान लो मैंने रेणु को x मान ली, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, तब उसकी माता की आयु 30 वर्ष, तो 30 हो गई, 30 हो गई, यही हो गई ना। अब से 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले कम कर दो, इसमें से x में से 5 कर दो, इसमें से कम कर दो, तो क्या हो जाएगा, रेशो 1:4 हो जाएगा, यही हो गया भाई। ये रेणु की हो गई, ये माता की हो गई, तो यही हो गया। अब सोल्व कर दो, ये क्या था, 4x माइनस 20, और ये कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो रेणु की आयु कितनी हो जाएगी, तो गड़बड़ हो गया ना, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है। अब से, अच्छा, अब से 5 वर्ष पहले उसकी माता की आयु उसकी 4 गुनी थी। तब रेणु की वर्तमान आयु, कुछ तब उसकी माता की आयु, एक मिनट, थोड़ा सा प्रयास करिए आप। चलो इसको थोड़ा सा अभी फंस गए तो छोड़ दो, भी कुछ गड़बड़ हो गई होगी अपने को पढ़ने में। अभी छोड़ दो इसको, छोड़ दो, भी फिलहाल छोड़ दो, भी दिक्कत आ गई तो देखो, फंस जाओ ना तो भिड़ना नहीं है, सो उस टाइम के लिए छोड़ देना है आप लोगों को। यदि पहला अक्षर स्वर है, ये अपने को अक्षर दे रखे और उनकी कोडिंग दे रखी है, और अपने को शर्तें कुछ दे रखी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बस आप लोगों को ये शर्तें ध्यान रखनी है और आप सोल्व करने लग जाइए। पहली शर्त पढ़ी, यदि पहला अक्षर स्वर है, पहला अक्षर स्वर नहीं है, तो खत्म। दूसरा अक्षर स्वर है, बिल्कुल है, और अंतिम अक्षर व्यंजन है, व्यंजन भी है, तो दोनों को डब्ल्यू के लगे, यानी कि दूसरे और
चौथे में डब्ल्यू, दूसरे और चौथे में डब्ल्यू, खत्म, डी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव में भाग लेते हैं, बताइए। ये तो सबको पता है यार, ये संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, दोनों ही सदस्य, जो निर्वाचित और जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य भाग लेते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में है, ये 66वें अनुच्छेद में, आर्टिकल 66 के तहत। 4 पुरुष एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 16 दिन में कर सकती है, फटाफट। 4 मेल 10 दिन में कर सकते हैं, 3 वुमेन 16 दिन में कर सकती है, खत्म। 4 से यहाँ 16 4 बार गया, 2 बार, ये 5 बार, तो 5 मेल बराबर 6 वुमेन, तो मेन अपॉन वुमेन बराबर 6/5, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल कार्य हो गया, मेल की एफिशिएंसी कितनी थी 6, और 10 दिन में इतना कार्य कर देंगे, तो 6 महिलाएं कितने कार्य करेगी 30, और मेल कितने कर देंगे भाई, ये भी 30, क्योंकि 5 मेल 5 60 हो गए, 60, तो ये 60 खत्म, तो 4 दिन आ गए, 4 दिन खत्म। नेक्स्ट, यदि संख्या 5 3 1 7 8 4 6 में प्रत्येक विषम अंक में विषम में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग। विषम में 2 जोड़ दो, सबसे पहले विषम में 2 जोड़ दो, 7 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 3 9, और सम में 1 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 7, 3 और 5, तो बाएं से दूसरा कौन सा होगा 5, और दाएं से दूसरा 3, 5 और 3 8, खत्म। नेक्स्ट, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए आप लोग। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ना, वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, बिल्कुल सही बात बोली गई है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ये बात बिल्कुल सही बोली गई है, यानी कि ये पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक वस्तु 500 रुपए में बेची जाती है और कुछ हानि होती है, यदि वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है जाए, तो व्यापारी को पुरानी हानि के 3 गुने के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग समझिए, 500 रुपए में कोई वस्तु बेची जा रही है और 700 रुपए में बेची जाती है, तो जो कुछ हानि हो रही थी, मान लीजिए 1 रुपए की हानि, 100 रुपए की हानि हो रही थी, तो या अगर मैं 100 रुपए जोड़ता तो ये क्रय मूल्य आ जाता, सीपी आ जाता। ये क्या कह रहा है कि जो हानि हो रही थी ना, अगर 700 रुपए में बेचता तो 3 गुना लाभ होता है, इसका 3 गुना होता है, इनकी 3x होता। तो ये जो 200 का अंतर है ना, ये 200 का अंतर, ये किसका, x प्लस 3x, यानी कि 4x का अंतर है, 4x का अंतर। तो ये कितना हो जाएगा, x का मान ज्ञात कीजिए, 4x बराबर ये, तो x बराबर 50 हो गया, तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा, इसमें आनी हो रही थी तो 500 प्लस 50 बराबर 550। अगर इस इधर से ज्ञात नहीं करना तो इधर से 150 घटा दो, वो भी आपका आंसर हो जाएगा, बात सेम पड़ेगी। शंभू महाराज कत्थक के निम्नलिखित में से किस घराने के प्रसिद्ध गुरु थे, बताइए। ये तो भाई सबको पता ही होना चाहिए, ये तो लखनऊ घराने हैं। ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, शायद पिछले जो 2019 में एनटीपीसी हुआ था उसमें भी पूछा गया था, शंभू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, या किस कत्थक को क्या बोलते हैं, नृत्य बोल लीजिए आप लोग, लखनऊ वो कत्थक आया था उसका ऑप्शन। इसको सोल्व करिए, ये दे रखा एम का पीसी संबंध ज्ञात करना है। प्लस का मतलब क्या है, एम प्लस का मतलब क्या है, एम माता है किसकी, एन की। भाग का मतलब क्या है, एन पिता है किसका, ओ का। इंटू का मतलब क्या है, इंटू ये पत्नी है किसकी, पी की। माइनस का मतलब पी भाई है किसका, क्यू का। तो एमपी से किस प्रकार से, पी की पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की माता, यानी कि ए आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सबको पता है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, भाई बांधवगढ़ ही तो है। नेक्स्ट,
आप लोगों को पता है नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में, पेरियार केरल में, ये सब देख लीजिएगा। के का 200 गुना, के का 200 गुना माइनस के का 50 का के प्लस 2 गुना बराबर के होगा। के का 200 गुना यानी कि 2 गुना लिख सकते हैं भाई। के का 200 गुना का मतलब क्या हुआ? भाई के का 200 गुना का मतलब क्या होगा? के का 2 गुना लिख दिया मैंने, मान के चलिए। चलो मैं 200% ही कर देता हूँ। -50 का के प्लस 2% बराबर के होगा, के होगा। अब इसको कैसे सोल्व करोगे बताइए? आप लोग इसको कैसे सोल्व करोगे भाई? एक चीज बताइए, अगर मैं 200 को क्या दो नहीं लिख सकता भाई? इसको एक बार 2/100 लिख सकता हूँ, ये बात तो आप लोगों को पता है। तो इसको क्या, ये सोचिए चला जाएगा तो 2k हो जाएगा, 2k माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ? 50 इंटू के प्लस 2/100 लिख सकता हूँ कि परसेंटेज को 100 लिखा जा सकता, तो ये 2 हो जाएगा बटे 2 यानी कि 0.5 लिख सकता हूँ बराबर के हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 लिखूं, 2k माइनस 0.5 के हो जाएगा के, और यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा तो 0.5 यानी कि एक हो जाएगा, एक बराबर के हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, 1.5 1.5 के, और ये प्लस इधर जाएगा तो के प्लस 1 हो जाएगा। एक मिनट, 2 था ना यहाँ पे, तो के प्लस 1, और इधर के को इधर ले आऊंगा तो 0.5 के हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो गया? 1/2। तो के का मान क्या आ गया? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.5 है ना, तो ये ऊपर 10 होगा, तो सॉरी 5/2, दो आंसर हो जाएगा, दो आंसर हो जाएगा। आज क्या हो रहा है यार, गड़बड़ बहुत हो रही है। 2025 में यूएनईसीई के सतत विकास पर क्षेत्रीय मंच किस शहर में आयोजित किया गया था बताइए? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बस ये तो फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको करंट पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ी होगी तो नहीं याद होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक राजद्वार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया? अभी मैंने जो पिछला मॉक करवाया था उसी में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बताए थे। मैंने सारे जो समानता के अधिकार थे ना, वो सारे बताए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। आप लोगों को पता ही है कि इसमें इसमें क्या है, इसमें विधि के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का अंत, और 15 में किसी भी स्थान पर जाति, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, ये 15 में लिखा गया है। सब कुछ बताया था मैंने आप लोगों को पिछले मॉक में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक फिल्म को देखने के बाद लीला ने कहा, मैं अपने सभी मित्रों को ये फिल्म देखने का सुझाव दूंगी। ये अपने को एक कथन दिया गया है, वो अपने को निष्कर्ष निकालना है। हमेशा याद रखना, निष्कर्ष जो होगा ना, वो आपका किसमें से, कथन में से निकालना है। ये गलती मत कर देना। बहुत सारे लोग खुद की अजम्पशन लगाने लग जाते हैं, जहां अजम्पशन होते हैं वहां अजम्पशन नहीं लगा पाते, और जहां अजम्पशन नहीं लगाने होते वहां अजम्पशन लगाने बैठ जाते हैं। कुल मिला के जो भी निष्कर्ष निकलेगा इसी में से निकलेगा, इसी लाइन में से। लीला को फिल्म देखने में बहुत मजा आया, इसने क्या कहा, मैं अपने मित्रों को देखने के लिए सुझाव दूंगी। इनकी मजा आया होगा तभी तो वो सुझाव देगी भाई। इसी लाइन से मुझे ये निष्कर्ष निकालना है, निकाल सकते हो। वो चाहती है कि उसके मित्र भी फिल्म देखे भाई, वो चाहती है उसके मित्र भी फिल्म देखे, तभी तो वो उन लोगों को सुझाव दे रही है देखने के लिए। तो आपका आंसर दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल इजी सवाल है ये तो। आईसीसी महिला विश्व को 2025 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे बताइए? अरे देखा होगा, हमने तो बहुत देखा है भाई, ये पूरा फाइनल देखा था। दीप्ति शर्मा ने। किसने? दीप्ति शर्मा ने लिए थे। और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि 5 विकेट लिए थे, 5 विकेट लिए थे। ठीक है, कितने? 5 विकेट फाइनल में। और दीप्ति शर्मा को ही क्या मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते, टूर्नामेंट इनको ही मिला था। जीता कौन था वर्ल्ड कप 2025? इंडिया। रनर अप साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका की कप्तान कौन थी? लोरा वोल्वर्ट। और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, ध्यान रख लेना।
आपका आंसर बी हो जाएगा। एक निश्चित प्रतिशत दर पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3.5 वर्षों में 84 रुपए की मूल राशि 10,899 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर दुगना होने पर और 4.5 से 2/3 वर्षों के लिए उसी मूल राशि की राशि साधारण ब्याज पर क्या होगी। अब समझिए भाई, एक चीज बताइए, मैं क्या कर सकता हूं, 84 रुपये में ये ब्याज निकाल लो, ये ब्याज, ये कुछ भाई, ये 84 रुपये 3.5 वर्ष में इतना हुआ होगा तो कितना, क्या 2499 का अंतर नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच? बिल्कुल सर। ये कितना भाई, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मूलधन, मूलधन कितना है 8400 इंटू कितना होता है, मूलधन इंटू समय। 3.5 को मैं क्या 7/2 लिख सकता हूँ, 2 लिख देता हूँ मैं नीचे, इंटू 100 होता ही है। और अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को रेट ज्ञात करनी है। ठीक है, रेट ज्ञात कर दिया अपन ने, और ये कितना हो गया 2499 के बराबर हो गया। 00 से 00, 7 2 से ये कितनी बार 42 बार, 7 से क्या ये कटेगा 3 बार, 5 बार और 4 बार, 354 बार। क्या कट रहा है ना, 3 बार, 5 बार और 7 बार, सॉरी 7 बार 300, क्या फिर 7 से कटेगा, ये 7 से भी कटेगा 5 बार और 1 बार, 6 से काटूंगा तो 8.5 आ जाएगा, यानी कि मेरा जो ब्याज दर आ गई वो 8.5 आ गए। अब ये कह रहा है ब्याज की दर दुगनी होने पर, दुगनी कर दूं मैंने, यानी कि 8.5 तो 17 कर देता हूं मैं, दुगना यही होता है 8.5 का। तो मेरा मूलधन कितना होगा 8400, 17% इंटू टाइम कितना हो गया, 4 से 2/3 को क्या लिख सकता हूँ, 4 या 12, 14/3 लिख सकता हूँ, इंटू 100 लिख दिया मैंने। सोल्व कर दो, 0000, ठीक है। 3 से ये 28 बार गया, तो ये कितना हो गया, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 17 का 28 में कर दो पहले, सबसे पहले 17 8 कितना होता है भाई, 17 8 कितना होता है 136 होता है, 6 और 13, 13 बच गया 46 हो गया, 46 इंटू 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 84, 8 बच गया, 14 98 और 8 106, इनकी 10 बच गया अभी भी, 54 56 और 10 66 हो गया। तो अब जोड़ दीजिए, 8400 में कितना जोड़ दोगे, 6 6 6 4। इसने यही पूछा है साधारण ब्याज, मूल राशि की साधारण ब्याज पर क्या होगी, जोड़ दो भाई फटाफट जोड़ दो, 4 6 0 14 1 15, खत्म। वैसे आप लोग यहां से 64 देखते ही भी लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की 2 बहनें हैं वाई और जेड, एक्स की 2 बहनें मान के चलिए, वाई और जेड मैंने 2 बहनें मान ली। डब्लू की माता वाई के पिता की बहन है, डब्लू की माता वाई के पिता, वाई का कोई पिता होगा, उसकी बहन कौन है, उसकी कोई बहन होगी, उसका बेटा कौन है डब्लू, बेटा या बेटी है हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो डब्लू का जेड से किस प्रकार संबंध हुआ, डब्लू मतलब जेड के पिता की बहन, इनकी बुआ का लड़का, यानी कि कजिन हो गया, कजिन बोल सकते हैं अपन, कजिन। भाई बुआ का लड़का आपका कजिन ही तो लगेगा ना। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है, सबको पता है। कौन सा था, 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, जब 10 लड़कियां चली गई तो लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना हो गया, यदि उसके बाद 20 लड़के चले जाते तो इतना हो जाता। मैं मान के चलता हूं, क्या मान के चलता हूं, कि मान के चलिए, इसको बड़े आसानी से मैं समझा देता हूं, कि मान के चलिए एक्स लड़कियां हैं और एक्स बॉयज मान के चलो, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स वाई है, वाई यही हुआ।
ठीक है, देखो इसका दो तरीके हैं करने के। पहले तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। एक्स बॉयज माना तो एक्स समझना, और वाई में से कितनी 10 लड़कियां चली गई तो मेरा 2:1 हो गया। तो यहां से सोल्व करोगे तो एक्स बराबर 2y - 10 हो जाएगा। और दूसरी तरीके से यदि उसके बाद 10 लड़के और चले जाते, 20 लड़के और चले जाए, 10 लड़कियां जा चुकी तो 4:3 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 3x - 60 बराबर 4y - 40। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 3x बराबर 4y - 40 प्लस ये हो जाएगा। तो 3x बराबर ये हो जाएगा 4y + 20। तो x की जगह x का मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 2y - 10 बराबर 4y + 20। तो ये 6y - 30 बराबर 4y + 20। तो 2y बराबर 50 हो जाएगा। तो y बराबर 25 हो गया। अब बताइए तो लड़के और लड़कियों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ अगर 25 हो गया तो 50, कुछ फिर गड़बड़ हो गया क्या। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 × 25 - 10। तो ये तो यही होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई ना। माइनस ये 50 होगा तो ये 30, 20, 6y यार सही तो है भाई। मैंने क्या गड़बड़ किया। अच्छा यहाँ 20 था, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ 20 था भाई यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी, 20 था। तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 40 हो जाएगा, 40। तो y बराबर 40, तो 2 × 40 - 20, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 60। तो 40 और 60 का योग पूछा है, यानी कि 100 आंसर हो गया आपका। देखिए ये आपका आंसर हो गया। अब आप लोग बेसिक से कर लीजिएगा, टाइम काफी लग गया। बाकी आप लोग इसको एक तरीके और से कर सकते थे। मैं क्या बोलता हूं कि बॉयज और गर्ल्स को कुछ भी मान लो। नहीं यार ये बहुत तरीका शायद काम नहीं करेगा यहाँ पे। चलो छोड़ो, इसी से कर लो, बेसिक से कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। पछते के आपके चांसेस खत्म हो जाएंगे। निम्नलिखित आकृति में वर्ग शेप को दर्शाता है। वर्ग, वर्ग ये रहा, ये किसको दर्शाता है, एप्पल को दर्शाता है। वर्त, वर्त किसको दर्शाता है, बनाना को। और ये ऑरेंज को दर्शाता, त्रिभुज ऑरेंज। अब ये पूछा है कौन सी संख्या केले, ये बनाना और नारंगी दोनों को दर्शाती है। अब बताइए कौन सी संख्या हो गई भाई दोनों को दर्शाने वाली। देखो ये हो गई, दोनों हो जाएगी, क्योंकि देखो इसमें ये बनाना आ रहा है और ये ऑरेंज भी इधर यहां तक आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो 15 और 14 29। नेक्स्ट, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों के पतन को किस संस्कृत नाटक में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है, बताइए। मुद्रा राक्षस, किसको, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी, विशाखा दत्त द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार बताइए, चलो मालविका अग्निमित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। यार मालविका अग्निमित्र शायद उसके, हाँ मालविका अग्निमित्र कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। मर्कटिक भी कालिदास द्वारा, सॉरी मर्च, सॉरी सॉरी, देखो ये लिखी गई थी कालिदास द्वारा, और मर्कटिक किसके द्वारा लिखी गई थी, शूद्रक द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसको सरल करना है, बताइए इसको क्या लिख दूं मैं। 16 × 5 = 82 लिख दूं। इसको कितना लिख दूं, 12 15 12
180 181/15 और इसको भाग दे दूंगा, भाग भाग, तो इसको सोल्व करूंगा तो 81 × 3 है इनकी 243, 243 और 4 247/81। पहले सबसे पहले एक काम करते हो, इस कोष्टक को सोल्व करते हो। 15 मैंने एलसीएम ले लिया तो 5 3 इनकी कितना हो गया 156, नहीं 8, एक मिनट रुकिए, 3 से भाग दो 6 और 24, 246 माइनस 181 हो गया, ये हो गया, और भाग 247/81, 81 है यहाँ 81, ठीक है। तो इसको भाग करो, इसको घटाओगे तो 19 और 19 से 66 65, 65/15 भाग 27/81, 247 है, 27 कहाँ है भाई, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। तो करोगे 65/15 और ये उल्टा सीधा हो जाएगा, आप लोगों को पता है। अब सोल्व कर दो भाई, सोल्व करोगे तो क्या 13 से जाएगा, 13 से 5 बार गया, 13 से 1 बार, और कितना बच गया 11, और इन 9 बार 19 बार गया। 5 से 3 बार गया, 3 से 27 बार गया, तो कितना बच गया 1 से 8/19, 1 से 8/19, ये आंसर आगा। मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए निम्नलिखित में एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की, कब की थी बताइए। ये आपको बताओ 1927 में जो मद्रास का अधिवेशन हुआ था ना, इसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1927 में, जो 1927 इसकी अध्यक्षता जो किसने की थी, जो मसौदा तैयार किया था इसकी अध्यक्षता की थी किसने, मुख्तार अहमद अंसारी ने, ठीक है। तो आपका आंसर सी। जेड का इसी किस प्रकार संबंध है, बहन, जेड बहन है किसकी, ए की, और डॉलर का मतलब ए पुत्र है किसका, बी का, और माइनस का मतलब बी माता है किसकी, सी की, और इसका मतलब सी बहन है डी की, और डी पति है किसका, ई का, तो ये पत्नी हो जाएगी, बस बात। तो जेड का इसी संबंध है, पिता सॉरी पति की बहन, पति की बहन ये रहा ननद। दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों को परस्पर मिलाना क्या कहलाता है, सब लोगों को पता है, क्या कहला जाता है, विसरण कहला जाता है, जिसे इंग्लिश में शायद डिफ्यूजन डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी का व्यय उसके आय का 70% है, उसके आय में क्रमशः 20% और 50% की वृद्धि होती है, उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, जिससे उसकी नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना है। समझो मैं क्या बोलता हूं कि इनकम, कुछ इनकम होगी, कुछ एक्सपेंडिचर होगा और कुछ सेविंग होगी, ये बात आप लोगों को पता ही है। इनकम मान लीजिए 100 है और ये कह रहा है 70 एक्सपेंडिचर हो गया, तो मेरे पास सेविंग कितनी बची 30। अब ये क्या कह रहा है कि उसकी आय में क्रमशः 20 और 50% की वृद्धि हो जाती है। अगर मैं 100 से 20% की वृद्धि करूंगा तो 120 हो जाएगा, और इसमें फिर 50% की वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा 180। यानी कि अब मेरी जो ये तो ओल्ड है और ये न्यू जो मेरी इनकम हो गई वो 180 हो गई। क्या बात समझ में आ गई सब लोगों को। अब ये कह रहा है कि नया वे पिछले वे से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, अभी नहीं पर अब ज्ञात करेंगे। नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना है, यानी कि नई बचत जो पिछली बचत 30 थी उसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा 75। भाई 2.5 गुना को 5/2 ही लिखते हैं ना, तो 15 5 75, यानी कि मेरी सेविंग 75 हो गई तो एक्सपेंडिचर 105 हो जाएगा, 105। तो कितना ज्यादा हो गया 35 ज्यादा हो गया, और 70 से कितना ज्यादा हो गया 35, तो कितना प्रतिशत हो गया, 2 बार 50% अधिक, 50% अधिक। नेक्स्ट, लुप्त ज्ञात करना है, लुप्त। देखो बी 2 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 8 पे आता है, तो यहाँ पे मुझे 4 वाली संख्या चाहिए। अगर मैं 4 वाली लिख दूंगा 2 4 6 8 का बन जाएगा, तो 4 ये डी आ गया। ये 25 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 16 हो जाएगा 16। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी 16।
भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता किसके द्वारा? सबको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या ध्यान रखना है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय के पास 30 वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। मैंने मान लिया सबका समान है। ठीक है, उसने प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। 15 वस्तुओं को उसने प्रत्येक पर 20% की छूट और शेष 15 वस्तुओं को प्रत्येक पर 10% की छूट पर बेचा, जिससे कुल 430 रुपए का लाभ हुआ। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब समझिए, मान के चलिए मुझे क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मैंने माना मेरे पास टोटल वस्तुएं कुछ थी, 30 थी। मैंने मान लिया सीपी भी मेरा कितना है? 100 है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूं कि मैंने 30 वस्तुएं 100 रुपए पर खरीदी, तो कितने पे? क्या 3000 रुपए में टोटल वस्तुएं खरीद के लाया मैं? ठीक है, अभी समझना है, क्योंकि ये क्या है ना, एक्चुअल में इसने इसका सीपी मैंने अभी माना है 100। अभी गलती मत कर देना, कुछ लोग इसको 100 ही आंसर मान दे। मैंने माना है, माना, ये लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये कह रहा है 15 वस्तुएं, यानी कि 30 में से मैंने 15 वस्तुएं और 15 वस्तुएं मैंने क्रय मूल्य से 30 अधिक अंकित की थी। यानी कि 100 से मैंने एमआरपी मेरा कितना हो गया था भाई? 100 से 30% अधिक, यानी कि 130 कर दी थी। 130, 15 वस्तुओं को उसने 20% छूट पर बेचा। मान लो 130 पर भाई 20% छूट दूंगा तो कितना बचेगा? 104 पर बेचा। 104 पर, यानी कि 15 वस्तुओं को 104 पर बेचा और बाकी को मैंने 10% की छूट पर बेचा, यानी कि 117 पर बेचा। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? अब इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, जोड़ दो, इनको जोड़ना है अपने को। तो 15 में कॉमन ले लेता हूं, तो 104 प्लस 117 यही हो जाएगा। तो 15 इंटू 221 हो जाएगा। तो जोड़ दो, कर दो फटाफट। 15 का 15, 1 3 33 15। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 315 का। ये कह रहा है कि भैया 315 का प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको 630 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 630 का, यानी कि एक्चुअल में ये तो अपने सीपी 100 माना था, इस वजह से यानी कि दुगने का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि अगर मैं सीपी 200 मानता तो मुझे प्रॉफिट इसका दुगना, इसका दुगना है तो सीपी का भी दुगना सीपी हो जाएगा, यानी कि 200 रुपये हो जाएगा। 200 रुपये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कोडिंग दे रखी है अपने को। सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि कोडिंग में कुछ मत किया करो। सबसे पहले प्लेस वैल्यू रख लो, बात खत्म। 15 20 8 5 18 17 17 5 7 और 15। अगर इस तरीके से आप लोगों ने इसी तरीके से यहां भी लिख लो, 1 2 15 21 20, उसके बाद ये कितना होगा समझिए, 3 25 17। वैसे आप लोगों को जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या हो रहा है। देखिए, इसमें +2, इसमें -3, इसमें -3, इसमें +2, इसमें -3। सर इसमें कुछ में +2 हो रहा है, कुछ में -3 हो रहा है। इसका रीजन मैं बताता हूं। जो 15 पे क्या है? ओ है, ओ है। 5 पे क्या है? ई है, इनकी वोवल जिसे अपन स्वर बोलते हैं, उसमें +2 हो रहा है, व्यंजन में -3 हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। +2, इसी तरीके ये व्यंजन है तो -3, यहाँ +2, यहाँ +2, क्योंकि 21 पे कौन आता है? यू, ये भी, तो यहाँ माइनस। तो ये यानी कि ये व्यंजन है तो -3 करो। -3 करोगे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। +2 करोगे तो डबल सी वाला आंसर होगा। आई में पर +2 करना पड़ेगा, आई जे के, तो के वाला ऑप्शन आएगा, ये नहीं, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, MS 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका और मैंने बताया भी। ये किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Alt+I का। इसका गलती मत कर देना, बहुत सारे लोग पी करे आते हैं इसका आंसर। ठीक है, अभी अपने पास 26 मिनट है और काफी क्वेश्चन बाकी है। थोड़ा सा शायद स्पीड बनाने की भी जरूरत है, लेकिन नहीं, अपन आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बाद में जब भी खत्म होने के बाद बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उनको करवा देंगे। ए और बी ने अपने मूल वेतन को
के मूल्य 7:12 के रूप में निवेश किया। भाई एक बात बताओ, जो प्रॉफिट होता है ना वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का रेशो होता है, प्रॉफिट का रेशो। ये क्या कह रहा है कि ए और बी ने 7:12 में निवेश किया। कंपनी ने उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 102 शेयर दिए, जिसके कारण 9 और 13 में बदल गए। प्रत्येक शेयर का मूल्य 165 रुपए तो एक का मूल वेतन। अब बताइए क्या अच्छा सवाल नहीं बन गया, इनके प्रॉफिट वाला सवाल नहीं बन गया? समझिए मैं क्या बोलता हूं कि ये इसको ए भी एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, इन दोनों को 102 शेयर दे दो। अगर इन दोनों को 102 शेयर दे दिए ना तो क्या बन गया, ये रेशो बन गया 9/13। अब सोल्व कर दो फटाफट। 63 एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत है, मैं अभी लिखूंगा नहीं इसको। 13 × 102 इसको लिखूंगा क्यों नहीं, क्योंकि अभी मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ 108 एक्स प्लस 9 × 102, इसलिए नहीं लिख रहा था मैं, समझ गए? क्योंकि मैं इसको इधर लेके जाना, ये क्या हो जाएगा 13 × 102 माइनस 9 × 102, तो ये कितना हो जाएगा 108 एक्स माइनस 91 एक्स। तो ये 13 कॉमन ले लो, सॉरी 102 कॉमन ले लो, 13 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 एक्स। तो 102 इंटू 4 हो गया, तो ये 17 एक्स हो गया। तो ये कितनी बार गया, 6 बार गया, तो x बराबर कितना हो गया 24। अब बताइए x का मान मूल वेतन ज्ञात करना है, 7x इनकी 24 है और 102 रुपए का x शेयर, कितने सॉरी 65 रुपए का x शेयर है, बस खत्म कर दो भाई मल्टीप्लाई। 24 को इससे करके देख लो, 24 पंजो 120 होता है, 24 का 144 और 20, 24 और 144 और 12 156 इंटू 7 से कर दो 02। अब देखो 20 जिसके आएगा वही आंसर होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अपने को आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 7 संग 42 इनके 4 बच गया, 35 और 4 39 इनके 920 वाला ऑप्शन होगा अभी भी। लेकिन आगे याद कर लो, फिर 3 करोगे तो 10 बच जाएगा, 10,920, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर ने एक ही महिला विश्व कप संस्करण में सबसे अधिक रन बनाने के लिए मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा है, बताओ? बहुत इजी सवाल है भाई। आपकी स्मृति मंदाना रनों के मामले में जब भी लगे, अगर आपको नहीं आ रहा तो स्मृति मंदाना लगा दिया करो। भारत के इसरो और जाक्सा के बीच सहयोग से संचालित लूपेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए? इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करे और इसके अंधेरे हिस्से का पता लगाए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आठ मित्र बैठे हुए हैं, 8 मित्र बिठा दिए मैंने, एक दूसरे की ओर मुख गोलाकार मुख में बैठे हुए, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर यानी कि अंदर की ओर मुख करके बैठे होंगे, 8 मैंने मित्र बना दिए। ए एफ के सम्मुख है, मान लीजिए एफ यहाँ ले लिया, तो ए मैंने यहाँ ले लिया और इसके सम्मुख भी बैठ गया, और ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, कौन है ई के दाएं दूसरे स्थान पर, ए, तो ई यहाँ आ जाएगा भाई। ए एफ के सम्मुख है और ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, जी सी और ए के बैठा हुआ है। अगर मैं एक बात बताइए, मैं जी को यहाँ रखूंगा तो सी यहाँ बैठ नहीं सकता, तो जी मुझे मजबूरन यहाँ रखना पड़ेगा, तो सी यहाँ रख दिया। एच ई के बाय बैठा है, तो एच यहाँ बैठा होगा, बाय यही हो गया। अब दो लोग बच गए, एक तो बी और डी बच गया, और डी और बी बच गया, क्योंकि अपने को ये पता नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा, तो अपने या तो बी यहाँ बैठेगा या डी बैठेगा या डी या बी, ठीक है। सी के बाय दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी के बाय दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए, खत्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे, बताइए कौन अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे? एक वो तो अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था, ये होता 1875 में, ठीक है। इसके सहयोगी मैं आप लोगों को बता दूं, एक मुस्लिम जो चिराग अली है ना, वो मुस्लिम चिराग अली एक मुस्लिम सहयोगी थे, मुस्लिम विद्वान भी कह सकते हैं अपन लोग, मुस्लिमों को विद्वान आदमी थे चिराग अली, वो इसके सहयोगी थे। नेक्स्ट,
ए से बी तक ट्रेन और बस की किराए का अनुपात इतना है। यदि ट्रेन की किराए में 15% की वृद्धि और बस के किराए में 10% की वृद्धि होती है तो ट्रेन और बस के नए किराए का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं क्या बोलता हूं कि ये ट्रेन का है, ये बस का है। मान के चलिए कि पहले 3 था और 5 हो गया। ट्रेन के किराए में 15% की वृद्धि का मतलब इसको 3/20 लिख सकते हैं, इनकी 23/20 हो जाएगा। ये रेशो, इसका रेशो इसमें 11/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 इसको 1/10 लिखते हैं। सोल्व कर दो, 10 से ये 2 बार गया तो ये कितना हो जाएगा, इधर ये कितना 69 और 2 इधर चला जाएगा, 55 इंटू 110। इनकी आपका आंसर क्या होगा, 69 110 का रेशो। राधा उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलती है। ये मान लिया ये उत्तर दिशा है, 10 मीटर चली, बाएं मुड़ी, 30 चली, पुनः बाएं मुड़ी और 10 चली, यहाँ वापस आ गई। फिर आगे दाहिने मुड़ती है, दाहिने इस साइड मुड़ेगी, 10 चली। तो अब बताइए वो अपने स्थान से कितनी दूर है, 30 और 10 40। नेक्स्ट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया है, बताइए। सब लोगों को पता है हिंद स्वराज। कौन हिंद स्वराज में बताया है, हिंद स्वराज में ये 1909 में जो लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान ये पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज 1900 में 9 में लिखी थी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में तो उनके वर्गों का योग। भाई ये मान लो 2x 3x और 4x मान लिया, उनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 4x² प्लस 9x², सॉरी 9x² प्लस 16x²। इनका योग कितना होगा, 23 49। तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 16 29x² बराबर 23 49। तो 29 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। सही जाएगा ना, या 7 बार जाएगा, 29 और 251, हाँ बिल्कुल 8 बार ही जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार तो 58 घटा दो 290 में से, 232 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि एक 81 बार जाएगा, यानी कि x² बराबर 81 हो गया, तो x बराबर 9 हो जाएगा। तो तीनों का औसत ज्ञात करना है। तो ये कितने कौन कौन सी संख्या होगी, एक 18 हो जाएगी, एक 27 हो जाएगी और एक 36 हो जाएगी। इनका औसत ज्ञात कर दो। 18 और 27 45 और ये 81 हो गया भाई, 81 81/3, यानी कि 27 आपका आंसर हो गया, 27। स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही ना आप लोगों को, ये नहीं लगनी चाहिए, बहुत धीरे करवा रहा हूं मैं। 130s का मतलब, 130s का मतलब क्या हो गया, -61। आर का मतलब क्या हो गया, +23 × 4, और एस का मतलब क्या था, -83। आर का मतलब प्लस, ये भाग 2। सोल्व कर दो फटाफट। ये 92 हो गया, 31, 130 -61 प्लस 92 -83 प्लस 31। सोल्व कर दो। अगर आप लोग देखो कैसे सोल्व करोगे, जोड़ दो पहले इनको। जोड़ोगे क्या, मैं तो सोच रहा था ना ही जोड़ो तो बढ़िया रहूं, क्योंकि यहाँ से मुझे +9 बच जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ से मुझे -30 बच जाएगा, -30। तो 130 139 -30 कितना हो गया, 109। ऐसे जोड़ना होता है कि कभी कभी दिमाग से भी खेलना होता है। समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 निम्न किस वर्ष के कानून की जगह ले रहा है। यार ये समुद्री माल ढुलाई विधेयक जो 1925 में आया था ना, 1925 में, इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 100 वर्ष कंप्लीट। इसके उपलक्ष्य में ये क्या है ना, एक नया नियम लाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2025, ये 1925 आंसर हो जाएगा। P + Q बराबर ये दे रखा है, तो आप लोगों ने A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सुना ही होगा, A² + B² + 2AB। AB इसी में रख दो, तो यहाँ P + 7 का स्क्वायर बराबर P² + Q² का मान कितना हो जाएगा, 25 + 2PQ।
तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 24, तो 2p क्यू बराबर 24, 24 ये 24, 2 से ये 12, तो पी क्यू बराबर कितना हो गया 12। ये जो इजी सवाल है ना, इनको थोड़ा सा फास्ट करना सीखिए, तभी आपके एग्जाम में टाइम बचेगा। यदि पहले तत्व एक प्रतीक है और अंतिम एक संख्या है, कि पहला एक प्रतीक है संख्या है, तो ये वाली शर्त आपकी लागू नहीं होगी। अभी अभी मैंने सेम चीजें बताई है, ऐसा क्वेश्चन कि पहले प्रतीक, पहले क्या शर्तें पढ़ लो सीधा। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या बिल्कुल है और अंतिम एक संख्या बिल्कुल है, तो पहले और दोनों को क्या कॉपीराइट जैसे सी, तो इसके रूप में इनके दोनों जगह सी आएगा, इनके दोनों में सी है, ठीक है। दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी ये खत्म। तो अब कौन सी बच गई, एक मेरी शर्त लागू हो रही है, यानी कि ये इन तीनों में से। अब एक बार बताए, 7 और 2 की जगह तो लिख सकते हो। अब एंड को क्या बोलते हैं, एंड का कोड क्या है भाई, एंड का कोड, एंड कहाँ है, एंड ये रहा, इसका कोड एम है, यानी कि सी के बाद एम आएगा, ठीक है। फिर क्या है, 2 का कोड क्या है सी, एम के बाद सी आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। फिर जेड, तो यहाँ कौन आ गया भाई, 9 आ गया, 9 का कोड क्या है, 9 का एल है, तो एल पहले आएगा, एल पहले आएगा, तो आपका आंसर ये होगा डी। नेक्स्ट, भारतीय कैलेंडर के अनुसार वसंत का मौसम किस महीने में होता है? ये होता है भाई, आप लोगों ने भारतीय कैलेंडर भी पढ़ा होगा। ये जो आप लोग गांव में अगर रहते होंगे तो आप लोगों को पढ़ा होगा, जब वसंत आती है तो आप घर वाले बोलते हैं कि यार बैसाख चैत्र बैसाख का महीना आ गया, अब क्या हो गई, वसंत शुरू हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाजी कैलेंडर वगैरह मुझे भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा अंदाजा है, घर वाले बोलते रहते हैं। जैसे घर वाले बोलते हैं ना गर्मियों में कि बैसाख का महीना है, साढ़ का महीना है, लड़ने के ज्यादा चांस रहते हैं, फिर लोग फ्री रहते हैं, तो ऐसा होता है। यदि किसी शहर में विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है, यदि प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के अंत में बताइए। 10% का मतलब 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या कह रहा है, 64,000। पहले वर्ष 11 होगी 10 से, फिर दूसरे वर्ष भी 11 होगी 10 से, फिर तीसरे वर्ष भी 11 होगी 10 से, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी कि सबके पीछे 4 आएगा, पीछे 4 आएगा, खत्म। बताओ, कोई दिक्कत? आप लोग मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, यही आंसर आएगा भाई। जीरो आएगा नहीं, किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी अपनी सारी जीरो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट, इसको 3 पर लिखा जा सकता है, इसको 18, ये 14, ये 9, 22, 1 और 12। देखो मेरा तो सबसे करने का यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका। बस आप लोगों को काफी अंदाजा मिल जाता है, 25, 20 और 7। अब देखिए एक चीज, अब देखो गिनती लिखने से आप लोगों को फायदा क्या हुआ समझे। आप लोगों को सीधा सीधा दिख गया, यहां मैंने एक लाइन डाली, -2, -2। आप पे प्लेस वैल्यू लिखने का मजा आ गया है, यही तो चीज आप लोगों को करनी है वहां पे एग्जाम में, फटाफट कैसे पकड़ोगे, बस खत्म। तो यहाँ भी तोड़ दो, टी का -2 कितना हो जाता है, 20 यानी कि 18, आर एस यानी कि पी क्यू, आई से यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, आर क्यू वाला ऑप्शन होगा, तो आई यानी कि 7 पे कौन आएगा, जी, यानी कि जी और बी। अब देखिए यहां तक अपन ने सोल्व कर लिया, तो ई से कितना सी आएगा, यानी कि ये वाला आंसर सी, क्योंकि बी के बाद सी इसी में है, उसमें तो डी आ गया। नेक्स्ट, IBM 360 का विकास निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? अब जिसने इस बार सीजल दिया होगा, पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो इस बार तो बार नहीं पढ़ी, लेकिन आप लोग बस ये देख लीजिए कि IBM 360 है ना, ये तीसरी पीढ़ी की बात हो रही है, तीसरी पीढ़ी की। इसमें क्या था, तीसरी पीढ़ी में कौन सा उपयोग किया गया था बताइए। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया था, ठीक है, आईसी जिसे बोलते हैं। पहली पीढ़ी में कौन सा यूज किया गया था बताइए, चलो बता देता हूं मैं, चारों पीढ़ियां बता देता हूं। दूसरे में तो ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, और इसमें क्या गया था इंटीग्रेटेड, तो इसमें था
माइक्रो, मतलब मैं कह सकता हूँ कि यार चौथी पीढ़ी में इसमें मैं क्या लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट बोल सकते हैं, बड़ा वाला। ये चौथी पीढ़ी में, जैसे तीसरी पीढ़ी में जो इंटीग्रेटेड सर्किट था ना, उसी का बड़ा रूप यूज किया गया था। दो समरूप वर्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रत्येक दूसरे के केंद्र से गुजरता है तो उर्बेनिस्ट जीवा की लंबाई प्रत्येक खत्म। ऐसा क्यों सर? मैंने हजारों बार बताया है, मैंने एक बार नहीं हजारों बार बताया। एक मतलब मैं जितने भी बार आता है ये क्वेश्चन, मैं आप लोगों को डायरेक्ट बोलता हूँ कि अगर दो समरूप त्रिभुज है, देखना, सॉरी वर्त है, वर्त, और ये आप लोगों के एक दूसरे की, एक मिनट, मान के चलिए एक दूसरे के केंद्र से गुजरते, एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं, तो ये जो उबेनिस्ट जीवा की जो लंबाई होती है ना, समझना, वो क्या है ना, उबेनिस्ट जीवा की लंबाई आर का √3 होती है, इसी का मान है ये। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 16, बस खत्म। कभी भी पूछे, कभी भी, उबेनिस्ट जीवा की लंबाई हमेशा जब दो वर्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरे तो उबेनिस्ट जीवा की लंबाई उनकी त्रिज्या का √3 होती है, यानी कि आर √3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लड़के बच्चे हैं, मैंने क्या कह दिया? सभी लड़के बच्चे हैं, सभी बच्चे सुंदर हैं, कुछ लड़कियां सुंदर हैं, बन गया। सभी बच्चे लड़के हैं, सभी बच्चे लड़के नहीं हैं, सभी लड़के बच्चे हैं लेकिन सभी बच्चे लड़के नहीं हैं। कुछ लड़कियां सुंदर हैं, कुछ लड़कियां, देखो, कुछ लड़कियां सुंदर है, बिल्कुल सही बात है, देखो यहाँ भी बोला हुआ है कुछ लड़कियां सुंदर है, तो ये हो जाएगा। कुछ लड़के लड़कियां हैं, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन दोनों के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। सभी लड़के सुंदर हैं, सभी लड़के सुंदर हैं, इनकी दूसरा और चौथा, एक मिनट, एक मिनट, कुछ लड़कियां सुंदर हैं, कुछ लड़कियां सुंदर है और कुछ लड़कियां सुंदर है। इसमें यार देखो, इसमें क्या होता है ना कि जब एक चीज देखना, ये क्या होता है कि देखो, अब यहाँ पे लोगों को बहुत समस्या आती है। देखो, ये जो कथन है ना, ये यहाँ रिपीट कर दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है। मैंने देखो, मैंने जब एसएससी होती है ना, एसएससी, वो इसको कभी कभी सही भी मान लेती है और कभी कभी गलत भी मान लेती है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रखा है। लेकिन बैंकिंग हमेशा इसको सही मानती है, एक बात ध्यान रखना, बैंकिंग का रूल है, अगर कुछ अगर रिपीटेड है तो उस निष्कर्ष को सही मानती है। अब इसने, हो सकता है रेलवे इसको सही मानती है, गलत मानती है, ये नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से ऑप्शन आना चाहिए कि दूसरा और चौथा आना चाहिए, यानी कि रिपीटेड, ये जो कथन होता है स्टेटमेंट में, यानी कि रेलवे इसको गलत मानती है, इसी वजह से इन लोगों ने ये गलत दे रखा है। इस बात का ध्यान रखना, बस मत जाना, आप लोगों को आंसर डी करना है, मतलब ओनली चौथा सही। अगर, अब ध्यान रखना, अगर कोई भी आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन में अगर सीधा रिपीट होके आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना, गलत मानना उसको। ये डिपेंड करता है कि कौन सा, मतलब कौन सी कंपनी एक पेपर बना रही है। प्रार्थना समाज की स्थापना सबको पता है, बॉम्बे में 1867 में की गई थी, किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1867। नेक्स्ट, 40 किलोमीटर की गति से चलने वाली एक ट्रेन किसी स्थान पर तक पहुंचने में 60 किलोमीटर की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन की तुलना में 1.5 घंटा अधिक समय लेती है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताओ। एक चीज बताओ, आपने स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का उल्टा रेशो ही टाइम का रेशो हो जाएगा, यानी कि ये 40 और 60, इनका रेशो क्या हो जाएगा? 2:3। ये तो क्या होगा? स्पीड का रेशो, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशो 3:2। तो और ये जो एक का अंतर है वो कितना है? 1.5 घंटे। तो बताइए, अगर मैं दो का मान कितना हो जाएगा? 3 घंटे। अगर 3 घंटे 60 की स्पीड से चलूंगा तो 60 × 3, कितनी स्पीड, कितनी दूरी हो जाएगी? 180। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 180। नेक्स्ट सवाल,
ये 10 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 16 पे आता है, 3 6 1 23 26 और 21 -2, ये -1 है या -2 है, -2 है, यहाँ पे +4 है, +3 है, +3 +3 है, ये सॉरी 13 होगा ना यहाँ पे, M13, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन क्या गलत लग रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत लग रहा है, -4 है, सॉरी माइनस, यहाँ पे गड़बड़ क्या है, ये देखो यहाँ पे 16 -1 है, जबकि सब में -2 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। 2024 में भारतीय राज्य ने सबसे अधिक अंगदान दर्ज कहाँ की गई है, बताइए। ये सबसे ज्यादा जो अंगदान के लिए जो तेलंगाना को भारत का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, एक बात ध्यान रखना, भारत का नेतृत्व करने के लिए इसको राष्ट्रीय अंगदान में क्या मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसमें जो देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, एक अन्य दुकानदार समान अंकित मूल्य पर 5%, 10% और 12% और 10% की 3 क्रमिक छूट प्रदान करता है। तो बताइए, अब इसका देखो, इसका एक ही चीज है, आप लोगों को फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, x + y + z माइनस xy + yz + zx बटे 100 प्लस XYZ बटे 10,000, ये होता है, ठीक है। अब समझिए, एक तो 25% की छूट दे दी, अब इसमें कितने की छूट जाएगी, 5 12 और कितने हो गए, इनको जोड़ोगे तो 17 और 27, 27 माइनस 5 × 12 60 प्लस 12 × 10 120 प्लस 50 बटे 100 प्लस 12 पंजो 60 और 600 बटे 10,000, सोल्व करते जाओ। 27 माइनस ये कितना हो गया भाई, इसको जोड़ोगे तो 180 50 230, इनकी 2.30 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, 0000, तो क्या हो जाएगा 0.06, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 24.70, और इसमें +06 जोड़ दो, 0.06, तो ये कितना हो जाएगा 24.76 हो जाएगा। तो कितने का अंतर आ गया, 25 और 0.24 का अंतर आ गया, 0.24 का अंतर, समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला ध्यान रखना भाई इसका, बी 2 पे आता है, 25 पे आता है, 4 पे आता है, 23 पे आता है, 21 पे आता है, 6 पे आता है, 19 पे आता है, 8 पे आता है। बताइए क्या समझ आ रहा है आप लोगों को इसको देख के, एक चीज समझ में आ रही है, +4 -4 +4 -4 खत्म, तो ये +4 कर दो, x में +4 करो 28, यानी कि एक मिनट -4 है, सॉरी -4 इधर से, तो 24 -4 यानी कि 20 होगा, और इधर +4 करोगे तो सी में +4 यानी कि 7 आएगा, यानी कि यह आंसर हो गया आपका। बाकी बचे दो को भी आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है, बताइए। पश्चिमी तटीय का कोंकण जो गोवा में आता है, कन्नड़ जो केरल में आता है, मालाबार जो केरल में आता है, ये सब क्या है ना, पश्चिम में स्थित है। कोरोमंडल तमिलनाडु की में आता है, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। कोरोमंडल किस पे, पूर्वी तट पर, तो आपका इस आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा। आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, इसको मैं क्या कर सकता हूं, अपने को ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है।
तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा बराबर यही तो हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या यही चीज यहाँ नहीं हो गई? अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं, समझना, यहाँ पे इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, अरे एक मिनट, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बराबर, इसका इसका तो मान ज्ञात करना है ना। अच्छा उल्टा पढ़ लिया था क्या मैंने, यही गड़बड़ हो गई ना। ये तो फिर यहाँ से, अरे यार ये गड़बड़ हो गई, अब छोड़ दो इसको, मैं वापस करवा दूंगा अभी। एक बार इससे पहले अगला क्वेश्चन कर लो आप। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है, ठीक बाद में एक स्वर है। व्यंजन ज्ञात करना है, 2 स्वर होने चाहिए आगे पीछे। एक तो ये रहा, एक ये रहा, और कुछ दिख रहा है, एक ये रहा, 3 है, 3 3 3। 5 सेकंड बचे, 5 सेकंड और तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से। अभी जो सबमिट मार देते हैं उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसको करवा देंगे, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग। 98% वाला अच्छी ठीक है जो भी है। अब आपके जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो सारे करवा देंगे, जो छूट गए, जो टाइम की वजह से नहीं हो पाए थे। एक क्वेश्चन एज वाला था जिसमें अपन अटके थे, जब रेनू पैदा हुई तो तब उसकी माता 30 वर्ष की थी। मान के चलिए रेनू जब भी पैदा हुई, रेनू मान के, यहां अपन ने गलती क्या कर दी थी कि रेनू पैदा हुई ना उसको एक्स मान लिया था। रेनू जब पैदा हुई होगी तो ओब्वियसली उसकी आयु तो 0 वर्ष होगी ना, 0 वर्ष, और उसकी माता की आयु 30 वर्ष होगी। ये रेनू की आयु होगी और ये माता की आयु होगी। मान के चलिए वर्तमान में इसकी एक्स हो गई तो इसकी एक्स प्लस 30 हो गई होगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी माता की आयु, 5 वर्ष पहले उसकी माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, यानी कि मान के चलिए x माइनस 4 होगा, यही तो होगा, सॉरी x माइनस 5 होगा, x माइनस 5 वर्ष पहले। भाई रेनू की वर्तमान आयु ये है और माता की वर्तमान आयु, इसमें से 5 घटा दूंगा तो x प्लस 30 में से मैं फिर 5 घटा दूं तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, 1/4, यही हो गया। ठीक है, अब सोल्व कर दो। 4x माइनस 20, ये गलती हो गई थी उस टाइम अपने से, बराबर ये x प्लस 25, x प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 45, तो x बराबर 15 आ जाएगा, x बराबर 15। रेनू की वर्तमान आयु पूछी और 15 है आपका आंसर। इजी सवाल था, मैं फंस गया था उस टाइम, ठीक है, गलती हो गई थी मेरे से, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। अपने को ये ज्ञात करना है, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। साइन थीटा बराबर क्या आ रहा था, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही आ रहा था। एक एक चीज मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं इसको सोल्व करने जाता हूं और इसकी साइन की जगह मैं लिख देता हूं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर, अगर मैं इधर ले जाऊंगा इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक चीज देखो आप, ये क्या हो गया, यही चीज के, एक बार बताओ इसकी जगह मैं क्या कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट में है ही सही कोस स्क्वायर थीटा। अब इस, अगर मैं यहाँ भी स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा। तो अब सीधा दिख तो गया, अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा,
बराबर 0। यही तो हो गया, 0 ही तो आपका आंसर, यही तो इसने पूछा है। देखो बिल्कुल इजी सवाल था। आप लोगों को एक फॉर्मूला यूज करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बस आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज कि आपको चेंज करना आना चाहिए। भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम प्रोजेक्ट चीता के तहत वयस्कता पर पहुंचने वाले भारत में जन्मा पहला चीता कौन है? यह है आपका मुखी, अगर आप लोगों को पता है तो। मुख मुखी है, मुखी। देखो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, बस आंसर पता है। ये तो बिल्कुल इजी सवाल है, सब लोगों को पता है कि क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर a है। लिखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 14। कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको 5 सेकंड में नहीं लगने चाहिए। 23 छात्रों की कक्षा में पारुल का स्थान शीर्ष से 6वां है और सौम्य का स्थान नीचे से 19वां है, तो इनके बीच छात्रों का स्थान घटा दो। सबसे पहले 19 और देखो समझो, मैं क्या बोलता हूं कि पारुल का स्थान शीर्ष से 6वां है, 6वां मान, 6वें पे कौन है, पारुल। अब नीचे से सौम्या का स्थान 25वां 19वां। लेकिन अगर मैं 19वां नीचे से करूंगा यहाँ, तो फिर 25 हो जाएगा, जबकि इसने क्या बोला है कि 23 ही लोगे टोटल। तो यानी कि 25वां कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, सॉरी 19वां कहीं ना कहीं ऊपर लाना पड़ेगा, 19वां। समझना, तो यहाँ किसको बिठाना पड़ेगा, सौम्या को। सौम्या को यहाँ बिठाना पड़ेगा नीचे से 19वां। अगर नीचे से 19वां होगा तो ऊपर कितने लोग बचेंगे, 4 लोग बचे, 1 2 3 4, और एक सौम्या खुद हो गई 5वीं, और पारुल 6ठी हो गई। यानी कि अब एक बार बताओ, इसके ऊपर 4 लोग बैठ गए, एक सौम्या खुद हो गई, तो पारुल 6ठी हो गई। तो बीच में तो कोई आया ही नहीं। इसने पूछा पारुल और सौम्या के बीच कितने छात्रों का स्थान है, किसी का नहीं है, बीच में कोई है ही नहीं। ओवरलैप का कॉन्सेप्ट बन गया है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है, बताइए। सबको पता है कृष्णा की सहायक नदियां है, कृष्णा की सहायक नदियां। देखो कुछ कृष्णा की सहायक नदियां आप लोगों को और बता देता हूँ, इसका तो आंसर पहले आंसर लगा लीजिए आप। कृष्णा इसका आंसर होगा, ठीक है। कृष्णा की आपको कुछ सहायक नदियां बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे एक तो कोयना होती है, ये तो लिख ही लीजिएगा, तुंगभद्रा, भीमा, ये सब तो होती है, ठीक है। इसके बाद पंचगंगा भी होती है, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, ये, और ये 3 ही हो गई। 5 7 8 नदियां याद रख लीजिएगा, बाकी तो यार छोड़ दो, बाकी को फिर, बाकी तो आप लोग, वो तो आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीकेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, सोल्व करने पे ही पता लगेगा कैसा क्वेश्चन है। सोल्व करिए आप। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 11/2 लिख सकता हूँ, भाग 2/3। ऑफ को मैं सोल्व करूंगा तो 11/3 कर 30 कर दूंगा। सोल्व कर दिया इसको। अभी इसको 2/15 प्लस 1/4 इंटू 5/2 भाग 4/3 इंटू, अच्छा भाग को यही सोल्व कर दो ना आप। चलो अभी कर देंगे इसको। 20 और 24/5 माइनस ये कितना हो गया, 24/5, सेम चीज हो गई। अब सोल्व करते जाओ। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 11/3 इंटू 22 सॉरी भाग आएगा तो उल्टा आ जाएगा, 90/22 हो जाएगा, 22 इंटू 2/15, ये सब हट जाएगा, ठीक है, प्लस 1/4, और यहाँ ऑफ था क्या, यहाँ ऑफ था तो पहले ही सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि 5/8 इंटू 3/8, 4 कर दूंगा मैं, 3/4 भाई यही होगा ना। अच्छा इंटू फिर है 24/5 माइनस 24/5, इसको सोल्व करूंगा तो ये 15 से 6 बार चला जाएगा, 3 से ये 2 बार चला जाएगा, 22 से 22 चला गया, तो यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, प्लस, ठीक है ना। 8 से ये 3 बार चला गया, 5 से ये 5 चला गया, तो ये कितना बच गया, 9/4 माइनस 24/5। इनका एलसीएम में 20 ले सकता हूँ, 20, तो ये 20 चौक
20 दूर 40 हो जाएगा, माइनस 45, सॉरी प्लस 45 माइनस 5 चौक यानी कि 96। तो ये कितना हो गया, 85 माइनस 96 यानी कि -11/20। -11/20 कहाँ रहा, ये रहा। चलो ये आंसर है, ठीक है। 7 बॉक्स दिए हुए हैं, 7 बॉक्स दिए हुए हैं और अपने को एक के ऊपर एक रखना है। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। वी को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा जाता है। वी को मान लीजिए मैं दूसरे स्थान पर रख दिया, वी को मैंने दूसरे स्थान पर रख दिया। अगर दूसरे स्थान पर रख दिया तो 5 इससे ऊपर होंगे, 3 2 6 हो गए, एक और होगा 5, ठीक है। एक्स को वी के नीचे किसी से एक स्थान पर रखा जाता है, यानी कि वी के नीचे तो एक स्थान खाली, एक्स यहीं रखा जाएगा। आर और डब्ल्यू के बीच यू को रखा जाता है, अभी इसको नहीं कह सकते। पी को आर के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा जाता है। एक्स और पी के बीच कितने बॉक्स रखे हुए हैं, अब यहां फंस जाएंगे। देखो वी और आर के बीच 3 बॉक्स रखे हुए हैं, इसने एक स्थिति क्लियर कर दी कि वी और आर के बीच 3 बॉक्स रखे हुए हैं, इनकी आर यहां आएगा, तभी 3 बॉक्स रखेंगे। और आर और डब्ल्यू के बीच कौन रखा हुआ है, यू, तो ये भी हो गया। अब तो सोल्व हो गया। पी को आर के ऊपर तो पी यहां आ जाएगा, तो अब कौन बच गया भाई, क्यों बच गया, तो बस हो गया। पी एक्स और पी के बीच, एक्स और पी के बीच 5 बॉक्स रखे हुए, 5। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्रता के संबंध में अपना फैसला सुनाया है। ये बेहतरीन, देखो इसमें बहुत से लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो ज्यादातर लोग बच्चे याद नहीं करते, इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से बच्चे याद नहीं रखते। अगर आप लोगों ने को पढ़ा होगा तो बड़ी अच्छी बात है। देखो एक चीज समझिए, इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद 233। समझाने वाली कोई चीज नहीं है। अनुच्छेद 233 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के तहत जिला न्यायाधीशों के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्रता के संबंध में अपना फैसला सुनाया है। ये 233। एक सेमिनार में संगीत, शारीरिक शिक्षा और ललित कला में प्रतिभागियों की संख्या इतनी इतनी है। यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या समान है, समान आया तो सबको पता है एचसीएफ आएगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो समान होता है ना। तो ये कह रहा है किसी कमरे में एक से अधिक प्रतिभागियों को नहीं बिठाएगा तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या इनकी। अब समझिए इनका एलसीएम में क्या लूंगा, बताइए बताइए, इसका एलसीएम क्या लूंगा भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 216 96 168, इसको क्या लिख सकता हूँ। आप लोगों ने क्या ये 108 इंटू नहीं 54 इंटू 4 नहीं है, नहीं 81 नहीं, क्या बोल सकते हैं इसको, अच्छा सॉरी 27 इंटू 8 लिख सकते हो, 27 इंटू 8। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 32 इंटू 3। और इसको क्या लिख सकते हो, एक 8 का भाग जाएगा, 8 इंटू 2 1, ठीक है। तो इसको क्या लिख दो, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3, और ये 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम क्या हो गया, अब बताइए एलसीएम ज्ञात कीजिए आप। हाईएस्ट सबसे लोवेस्ट, सब मतलब सब में आना चाहिए और सबसे छोटी आनी चाहिए। 2 की पावर 3 देखिए, 2 का पावर यहाँ भी है, 2 तो 2 की पावर 3 तो होगा ही होगा। और यहाँ से मैं 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, तो एक 3 भी ले लेता हूँ। 8 या 24, यानी कि मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 24। अब समझिए 24 से मुझे कितने कमरे बनाने पड़ेंगे। देखो इससे बनाऊंगा 216 में मैं अगर 24 का भाग दूंगा तो ऑब्वियसली कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और 96 में अगर 24 का भाग दूंगा तो यहाँ से मुझे 4 बन गए, और 168 में मैं 24 का दूंगा तो यहाँ से मुझे 7 मिल गया, 7 मिल गया। तो कितने कमरे हो गए, 13 और 7 20 कमरे हो गए अपने। अपने को ईट का कोड चाहिए, ईट का, ईट यानी खाने का। देखो ईट यहाँ पे, यहाँ पे अगर मुझे 2 और चॉकलेट दोनों का कोड मिल जाए तो मुझे ईट का कोड भी मिल जाएगा। तो पहले द का कोड ढूंढूंगा, द यहाँ है और द यहाँ है, द यहाँ है, द यहाँ है,
इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन ढूंढना है अपने को। तार कॉमन है, तार। तो मेरा दो का कोड, चॉकलेट यहाँ है, चॉकलेट यहाँ है, चॉकलेट ये रहा, चॉकलेट ये रहा। इन दोनों में कॉमन कौन बचा, सेम, देखिए सेम। तो अब कौन बच गया, जो जोई होगा वही किसका, 8 का कोड होगा जोई। ऐसे ही करते हो ना आप लोग भी इसको। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अलपसी उत्सव मनाया जाता है, जहां समुद्र में देवताओं का पवित्र स्नान मुख्य आकर्षण है। अलपसी पता नहीं यार ये किस में मनाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिए किस में मनाया जाएगा। केरल में मनाया जाएगा। मैंने तो तुक्का ही वैसे ए लगाया था, तुक्का हमेशा ए लगाता हूं मैं। केरल, अलपसी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाप 60 दे रखा है और विकर्ण 24 वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। भाई एक चीज बताओ, इसका अगर मुझे समचतुर्भुज का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। 1/2, दो डायगोनल तो इसका देखो, समचतुर्भुज का 1/2 और d1 इंटू d2 होता है, ये दो फॉर्मूला। तो मुझे डायगोनल ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। मैंने समचतुर्भुज बनाया एक, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। सब लोगों को पता है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। मान के चलिए अगर सभी भुजाएं बराबर होगी तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी। एक विकर्ण 24 का है, ये 24 का है, तो मान के चलिए ये 90 डिग्री का, और एक ये रहा। अगर 24 का तो आधे आधे में ज्ञात करता तो ये 15 होगा, ये 15 होगा। तो ये तो 12 15 इंटू ये 9 का ट्रिपलेट बन जाएगा। 9 का भाई ये 90 डिग्री पे काटता है ना दो विकर्ण। समचतुर्भुज में विकर्ण आमने सामने जब दो विकर्ण काटते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं। तो क्या 9 12 15 का ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर 9 ये हो गया तो दो, अपने को दो क्या मिल गए, अपने को दो विकर्ण मिल गए। तो एक विकर्ण 24 हो गया, एक विकर्ण 18 हो गया। कर दो 9, 224 इंटू 9 216। नेक्स्ट अपने को कुछ कथन दिया गया और एजम्पशन, इनकी धारणाएं लगानी है। अब यहां लगाइए अपने एजम्पशन। पानी शुद्ध करने के लिए आजकल आरओ प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। देखो सिर्फ 10% लोगों ने आंसर दिया है, यानी कि इसको बड़े ध्यान से करना। आपने कथन पढ़ा, पानी शुद्ध करने के लिए आजकल आरओ प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, ठीक है। कृत्रिम उद्योग का उपयोग स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक, खतरनाक है। कृत्रिम तकनीक, एक मिनट, ओके, आर्टिफिशियल की बात हो रही है, ठीक है। एक बार बताओ, लोगों ने जो गलती की होगी ना, वो इसको गलत कर दिया होगा, जब सॉरी सही कर दिया होगा, जबकि ये गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि धारणा लगानी है अपने को। देखो आरओ का उपयोग किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये कृत्रिम तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात इसने कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि यह हानिकारक होता है या लाभदायक होता है। ये चीज इसने कहीं भी नहीं लिखी हुई है कथन में। तो बताओ आप कहाँ से निकालोगे भाई, आप कहाँ से जंक्शन लगा रहे हो। तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, यानी कि पहला गलत। देखो पहला सॉरी अभी तो दूसरा भी पढ़ना है ना। लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार है। अरे यार अब दिमाग तो लगाओ थोड़ा। आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार है, क्या इसी चीज से, एक सिर्फ इस मात्र एक चीज से आप लोग ये कह सकते हो कि लोग आधुनिक यानी कि जो मॉडर्न टेक्निक है उसको अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। भाई एक ही तो आरओ का उपयोग कर रहे हैं, आरओ का उपयोग कर रहे हैं, ये बात से क्या आप ये चीज अंदाजा लगा लोगे, नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज हो गई। और इसने ये भी नहीं कहा कि सब लोग कर रहे हैं, इसने कहा कुछ लोग, कुछ भी नहीं बोला। इसने बोला कि शुद्ध करने के लिए आजकल आरओ का उपयोग किया जा रहा है, सभी नहीं, सभी का यूज नहीं किया, तो इनकी ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। देखो लोग समझ ही नहीं पाए इस क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ की बेलाडीर श्रेणी निम्नलिखित में किस खनिज के लिए जाती है, सबको पता है। ये तो एक बच्चे बच्चे को पता है, एवरग्रीन क्वेश्चन जिसे हम अपन बोलते हैं। क्योंकि ये कहा, ये लोहा अयस्क के ले जानी जाती है, ठीक है। 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो सबसे बड़ा विकर्ण, विकर्ण क्या होता है,
a√3 होता है। ठीक है, तो पहले बात तो इनको गणों को पिघला दो। 3 गणों a1 का क्यूब प्लस बी का सॉरी a2 का क्यूब प्लस a3 का क्यूब बराबर एक बड़ा a क्यूब बनाया जाएगा। तो a का क्यूब की तो 512 प्लस 1 प्लस 6 का क्यूब 216, a क्यूब जोड़ोगे तो 512 728 729, 729 किसका क्यूब होता है भाई? 9 का। तो a बराबर 9 हो जाएगा, 9। तो एक तो अब बताओ विकर्ण सबसे ये घन का विकर्ण a√3 होता है, 9 a आ गया तो 9√3 आपका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के लिए निर्माण के लिए उत्तरदायी हुए? बताइए ये है भाई, जो उत्तर पूर्व में जो मानसून आता है ना उसके लिए निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन है? बंगाल की खाड़ी का निम्न दाब प्रणाली। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखो, वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है इसलिए आंसर बता दे रहा हूं, एक्सप्लेन ज्यादा मैं कर नहीं रहा। इसको आपने देखा 24 17 और ये 17 24 और 58 कैसे संबंध होगा? एक चीज बताइए, मैं क्या बोल सकता हूँ कि 17 इंटू 2 34 होता है, प्लस 24 कर दो तो क्या 58 नहीं हो गया? यानी कि पहली संख्या का दुगुना 52 प्लस 37 89, तो क्या हो जाएगा? 15 का दुगुना 30 प्लस 17 47। तो यही तो पूछा है इसने, ए आंसर हो जाएगा आपका। बड़ा इजी सवाल। ग्रीष्म ऋतु के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत पर पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर चलती है? ये अभी शायद एनटीपीसी के या तो सीबीटी 1 में आया हुआ है, सीबीटी 2 में आया है, ये क्वेश्चन आया था। ये 14 डिग्री नॉर्थ था इसका आंसर। क्या था? 14 डिग्री नॉर्थ। तो वो इसका लॉजिक तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन जब मैं एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहा था तो उसमें देखा था मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन। अब इसको सोल्व कर दो भाई। काफी लंबा भी वीडियो हो गया यार, कितने मिनट का हो गया? 1 घंटे 52 मिनट का हो गया। तो फटाफट सोल्व करके इसको खत्म करते हैं। बोर्ड मास का नियम लगाओ। इसको क्या लिख सकते हो? 40/21 माइ सबसे पहले छोटा मजला को सॉरी सबसे छोटा 31/21 प्लस 1/2 ऑफ सोल्व होगा तो 1/6 हो जाएगा। ये डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ मैं। 7/12 माइनस ये कितना हो जाएगा? इसको सोल्व कर दोगे तो 2/35। ठीक है, सबसे पहले अब क्या करोगे बताइए? ये कहता है 40/21 माइनस, इसको सोल्व करो सबसे पहले तो। इसको उल्टा कर दो, 31/21 प्लस इसको 1/6 इंटू 12/7 माइनस 2/35 कर दो। चलिए 2 बार चला गया तो ये कितना हो जाएगा? 40/21 माइनस, यहाँ कॉमन ले लो, 21 कॉमन ले लो। नहीं तो अब तो ये पूरा इसको कॉमन ही ले लो ना। 21 7 35 यानी कि इसका एलसीएम क्या ले लोगे आप? 210। 105 में आ रहा है। हाँ 105 भी तो है ना। 21 का भी भाग जाता है, 35 का भी जाता है, तो 105 ले लो। 105 21 का कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 165 सॉरी 155। और ये कितना होगा? 7 15 बार जाएगा तो ये 30 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर दो। 40/21 माइनस इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 185 में 6 गया तो 179/105। अब यहीं पे आगे भी सोल्व कर दो इसको। 105 एलसीएम ले लो, 21 बजे 200 माइनस 179, तो ये कितना हो जाएगा? 21/105। तो 1/5 आपका आंसर आ गया, 1/5। तो इसी के साथ आपके 100 के 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बड़े बेहतरीन तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा कि भैया हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है।
मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं आप इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।